स्वागत है आप सभी का सफलता की ओर चैनल में। आप लोग का अभिनंदन करती हूँ। इससे पहले हमने आप लोग को प्रेमचंद जी का कफन पढ़ाया था। आज हम पूस की रात पढ़ाएंगे। इसमें मेन चीज़ें हम लेके आए, जैसे उद्देश्य है, वातावरण है, सारांश है, हल्कू का चरित्र चित्रण है। तो अब ये कहानी जितना मतलब सब कुछ जो पढ़ा देंगे जितना भी आपके पेपर में आएगा, ऐसा पूरा कोशिश रहेगी। सबसे पहले देखिए हल्कू का मतलब इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं। इस कहानी में कुल 4 पात्र हैं। हल्कू किसान है, उसकी पत्नी मुन्नी, सहना जो कर्ज वसूलने आता है, और हल्कू का पालतू कुत्ता जबरा। सहना का जिक्र सिर्फ कहानी के आरंभ में होता है और उसका कहानी में प्रत्यक्ष प्रवेश नहीं होता है। प्रेमचंद जी ने सहना का प्रत्यक्ष प्रवेश नहीं किया। कहानी जब शुरू होती है तभी सहना का जिक्र होता है कि जैसे सहना उससे वसूली करने आ जाता है, तो हल्कू की पत्नी मुन्नी जो है वो 3 रुपये बचा कर रखे रहती है कि इस बार कंबल खरीद लेंगे। लेकिन जब ये आता है सहना, तो हल्कू अपनी पत्नी से कहता है कि तुम वो 3 रुपये दे दो और मैं इसे दे दूँ, नहीं तो ये फिर से मतलब गाली देगा और धौंस जमाएगा। तो वो कहती है कि क्या गाली इसके मतलब क्या इसका राज है जो गाली देगा। तो वह फिर कहता, बहुत प्यार से कहता कि तुम मुझे पैसा दे दो, नहीं तो क्या मैं गाली खाऊं। तो वो कहती गाली क्यों खाओगे, इसलिए फिर वो बड़ी मुश्किल से 3 रुपये पैसा दे देती है। और लेखक ने इतना अच्छा इसको लिखा है कि कहानी पढ़ के लगता है कि हाँ सब कुछ सामने हो रहा है। पूस की रात में जो ठंड होती है उसको पढ़ो तो अनुभूति होती है कि सच्ची में इतना ठंड लग रहा। जैसे जब वो पत्ते जलाता है, फिर उसका शरीर गर्म हो जाता है हल्कू का। फिर वो जबरा, इनके कुत्ते का नाम है जबरा, जब भौंकता है नीलगाय खेत में आ जाते हैं तो वो थोड़ा उठ के जाने की कोशिश करता है, लेकिन ठंडी हवा आती है तो फिर जाके उसी राख के सामने बैठ जाता है, नहीं जाता है। तो इसमें ये दिखाया गया है कि किसान कितना मेहनत करता है फिर भी वो सुख नहीं पाता। अगर किसी से कर्ज ले लिया है तो वो कर्ज चुकाता रहता है, पता नहीं कितना कर्ज होता है जो चुकता ही नहीं है। आज भी किसान को भी उतनी वो नहीं दी गई है फैसिलिटीज सुविधा जितनी देनी चाहिए, क्योंकि हम लोग सभी हर चीज़ आप प्रोडक्ट कर सकते हैं, लेकिन किसान जो काम करता है वो कोई नहीं कर सकता। किसान इतनी मेहनत से अनाज उगाता है, आप उसे फैक्ट्री में नहीं बना सकते। इसलिए हमारे हिसाब से किसानों को बहुत सुख सुविधा सरकार को देना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। कितने पात्र हैं? हल्को किसान, उसकी पत्नी मुन्नी, सहाना जो कर्ज वसूलने आता है, और हल्कू का पालतू कुत्ता जबरा। जबरा और हल्कू के बीच जो बातचीत है वो इतना अच्छा वर्णन किया है कि दिल को छू जाता है। मतलब जैसे आपने कफन पढ़ा तो उसमें घीसू और माधव को कभी आप भूल ही नहीं सकते, कि ऐसा दिल छाप छूट जाता है कि किस तरह के लोग थे, बताइए। चलिए शुरू करते हैं। पूस की रात कहानी का उद्देश्य। पूस की रात कहानी का मूल उद्देश्य है व्यवस्था दोष को उजागर करते हुए आम जन की निरीहता और व्यवस्था को दिखाना। हल्कू और जबरा के क्रियाकलाप, वही जो आपस में बात कर, मुन्नी का आक्रोश और सहना का व्यवहार, मतलब मुन्नी जो है पैसा नहीं देना चाहती, गुस्सा दिखाती है, और जब नीलगाह पूरी फसल नष्ट कर देता तब भी गुस्सा दिखाती। सहना का व्यवहार, सभी इसी उद्देश्य मूलक तथ्य की ओर संकेत करते हैं। जबरे की मौत वस्तुतः पशुवत मनुष्य की मौत की प्रतीक है। व्यवस्था की विषमता रूपी नीति ने आम जन को शोषित होने के लिए विवश तो किया ही है। दूसरी तरफ खेतों के उजड़ जाने पर हल्कू के खुश होना आम जन में व्यवस्था दोष के कारण आ गई पलायन की प्रवृत्ति को भी उजागर करता है। जैसे खेत उजड़ गया तो हल्कू क्यों खुश हो रहा, क्योंकि खेती करने से भी
वो कर्ज चुकाता, खेती की फसल से कर्ज चुकाता है और फिर उसे मजदूरी करना ही पड़ता है। तो इसलिए इसलिए खुश है कि अगर फसल नष्ट हो गई तो अब उसे खेत में सोने नहीं आना पड़ेगा, मजदूरी करके अपना पेट भरेगा और जो और जो उधार लिया है उसको भी अदा करेगा। इसलिए हल्कू ने खेती से पलायन कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि किसान कितना भी मेहनत करे वो कर्ज भरता रहता है, सुखी नहीं रह पाता। पूस की रात कहानी का सारांश। पूस की रात कहानी ग्रामीण जीवन से संबंधित है। इस कहानी का नायक हल्कू मामूली किसान है। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन है जिस पर खेती करके वह गुजारा करता है, लेकिन खेती से जो आय होती है वह ऋण चुकाने में निकल जाती है। सर्दियों सर्दियों में कंबल खरीदने के लिए उसने मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से 3 रुपए इकट्ठे किए हैं, लेकिन वह 3 रुपए भी महाजन ले जाता है। उसकी पत्नी मुन्नी इसका बहुत विरोध करती है, किंतु वह भी अंत में लाचार हो जाती है। इसलिए लाचार हो जाती है कि वह भी नहीं चाहती कि उसके पति को कोई गाली दे। तो कहने का मतलब यही है कि किसान के खेती करता है परंतु वह सिर्फ ऋण चुकाने भर का ही पैदा कर पाता है। हल्कू अपनी फसल की देखभाल के लिए खेत पर जाता है। उसके साथ उसका पालतू कुत्ता जबरा है। वही अंधकार और अकेलेपन में उसका साथी है। एकदम अंधेरा है, फिर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पूस की रात में बहुत ठंड होती है। इस बार बहुत ठंड पड़ी थी, तो उस टाइम पूस का ही वो चल रहा था महीना। पौष का महीना है, ठंडी हवा बह रही है। हल्कू के पास चादर के अलावा ओढ़ने को कुछ नहीं है। वह कुत्ते के साथ मन बहलाने की कोशिश करता है, किंतु ठंड से मुक्ति नहीं मिलती। तब वह पास के आम के बगीचे से पत्तियां इकट्ठी कर कर अलाव जलाता है। अलाव की आग से उसका शरीर गर्म हो जाता है और उसे राहत मिलती है। आग बुझ जाने पर भी शरीर की गर्माहट से वह चादर ओढ़े बैठा रहता है। उधर खेत में नीलगाय घुस जाती है। जबरा उनकी आहट से सावधान हो जाता है। वह उन पर भौंकता है। हल्कू को भी लगता है कि खेत में नीलगायें घुस आई हैं, लेकिन वह बैठा रहता है। नीलगाय खेत को चरने लगती हैं, तब भी हल्कू नहीं उठता है। एक बार उठता भी है तो ठंड के झोंके से पुनः बैठ जाता है और अंत में चादर तान के सो जाता है। जैसे लगता है कि सच में हम वो हल्कू उठा है तो सच में ठंडी लग रही है, और वो चादर तान के सो जाता है। सुबह उसकी पत्नी उसे जगाती है और बताती है कि सारी फसल नष्ट हो गई है। वह चिंतित होकर यह भी कहती है कि अब मजदूरी करके माल गुजारी करनी पड़ेगी। इस प्रकार हल्कू प्रसन्न होकर कहता है कि रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। हल्कू खुश है कि चलो अगर फसल होती भी तो कौन सा हमको मिल जाता, इसलिए वो खुश है कि अब रात में उसे यहाँ सोना तो न पड़ेगा ठंड में। इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। कहानी में अब देखिए, पूस की रात कहानी में हल्कू का चरित्र चित्रण। हल्कू पूस की रात कहानी का केंद्रीय चरित्र है। वह गरीब किसान है। उसके पास कुछ खेती लायक जमीन है। जमीन कितनी है इसका विवरण प्रेमचंद ने नहीं दिया है। इन्होंने यह जिक्र नहीं किया है प्रेमचंद जी ने कि हल्कू के पास कितनी जमीन है, लेकिन हल्कू की आर्थिक स्थिति से अनुमान लगाया जा सकता है कि वह बहुत मामूली हैसियत का किसान है और खेती योग्य जमीन भी बहुत कम होगी। जमीन पर जो उपज होती है वह घर परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है, इसीलिए उसे कर्ज लेना पड़ता है। उसकी सारी उपज कर चुकाने में चली जाती है, फिर भी वह ऋण से मुक्त नहीं हो पाता है, क्योंकि वो जो कर्ज चुकाता है वो सूद चुकाता है। पैसा जो कर्ज लिया है वो रुपए तो वहीं पे वहीं है, लेकिन सूद इतना लेते हैं कि जितना लिया रहता है कर्ज उससे बहुत ज़्यादा वो चुका रहता है, फिर भी कर्ज से मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए उसे मजदूरी करनी पड़ती है।
यद्यपि मजदूरी से बचाए पैसे भी उसे महाजन को देने पड़ते हैं। जो मजदूरी करता है उससे जो पैसे बचे रहते हैं वो भी महाजन को देना पड़ता है। जैसे कंबल के लिए 3 रुपए जो बचाया था उसकी पत्नी ने, तो उसे क्या, उसे सहना को देना पड़ा। पौष की रात कहानी का वातावरण इतना सुंदर वर्णन किया इन्होंने। पौष की रात कहानी वातावरण प्रधान कहानी है। अगर पूछ ले आप लोगों से कि वातावरण प्रधान कहानी है, ऑप्शन में आ जाए तो आप इसके साथ ज़रूर जाइएगा। आप कहानी का शीर्षक ही वातावरण को दिखाता है, क्योंकि पौष की रात का वर्णन किया गया इसमें। क्योंकि जो घटनाएं कहानी में उजागर की गई हैं वो पौष मास की ठंडी रात्रि में घटित होती हैं। वातावरण के पात्रों के संवादों ने भी उचित मोड़ दिया है, जिससे उनकी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं घटित होती हैं। पौष की रात कहानी में वातावरण का सृजन करते शब्द देखिए। पौष की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठुठुरते हुए मालूम होते हैं। अब सोचिए तारे कहाँ ठुठुरेंगे, लेकिन इस तरह इन्होंने वर्णन किया है कि सही में आकाश पे को तारे जो हैं उनको भी ठंड लग रही होगी पौष की रात में। हल्कू अपने खेत के किनारे ओक के पत्तों की एक छतरी के नीचे बाँस के खटोले बाँस की चारपाई पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े काँप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद ना आती थी। सजीव और यथार्थ चित्रण इस कहानी के वातावरण को और भी दृढ़ता देता है। वातावरण सृष्टि में संवाद भी सहायक है। इसी प्रकार एक उदाहरण भी देखिए। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें। टाढ़े हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, मतलब थोड़ा गर्म हो जाएंगे, अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कूं करते सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चल दिया। इस प्रकार सभी स्तरों पर वातावरण की सृष्टि अत्यंत सजीव, संतुष्ट और साकार एवं यथार्थ बन पड़ी है। जैसे बगीचे में अंधेरा होगा, किस तरह पत्ती बटोरेंगे, ये सब लगता है कि हाँ सच में बाग में बहुत घना अंधेरा है और खूब ज़्यादा बहुत ठंडी पड़ रही है। जब पत्तियां जला के सेकेंगे तो गर्माहट मिलेगी। पौष की रात कहानी की मूल संवेदना है, ये संवाद नहीं, ये संवेदना है। पौष की रात कहानी का मूल संवेदना। पौष की रात प्रेमचंद्र की यथार्थवादी कहानियों में अग्रणी है। 1930 ईस्वी में रचित यह कहानी प्रेमचंद द्वारा आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के रास्ते को छोड़कर यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपना लेने की घोषणा करती है। यह उस यात्रा की शुरुआत है जो मतलब कि वो अब सच्ची घटनाओं का वर्णन इन्होंने अपनी कहानी में करना शुरू कर दिया। प्रेमचंद जी ने कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, ये सब सच में होता है। जैसे आपको लगेगा कि हाँ सही में ये हो रहा और होता था, अब भी हो रहा है। 1900 यह उस यात्रा की शुरुआत है जो 1936 में कफन कहानी में चरम यथार्थ में जाकर पूर्ण होती है। कफन कहानी पिछली बार पढ़ा था ना, तो जिसने नहीं पढ़ा वो वीडियो ज़रूर देखे। किसान वर्ग प्रेमचंद की चिंताओं में शीर्ष पर है। पौष की रात कहानी उसकी इस चिंता का प्रतिनिधित्व करती है। कहानीकार ने इसमें किसान की हृदय की वेदना को कागज के पन्ने पर उतारा है। पौष की रात किसान के जीवन संघर्ष की कहानी है। पौष की रात का हल्कू जिन स्थितियों से गुजरता है वह इतनी कठिन है कि मरजात का विचार निरर्थक हो गया है। कहानी का अंत इसी नाटकीय मोड़ पर हुआ है जहाँ हल्कू किसानी छूटने से खुश नजर आता है। दोनों खेत की दशा देख रहे हैं। दोनों कौन? हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था, क्योंकि वो जान रहा था किसानी करने से भी ऋण
किसान जो भी मैं बोता हूँ सब उसी को महाजन को देना पड़ता है, उसके बावजूद मजदूरी करना पड़ता है। इससे अच्छा मैं मजदूरी करूँगा और किसानी नहीं करूँगा। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न हल्कू जो है प्रसन्न है हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। पोष की रात कहानी का ये संवाद योजना है। पोष की रात कहानी का संवाद योजना भी अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। संवाद कथा वस्तु को क्रमिक विकास देने में सहायक होते हैं और इस कहानी में भी संवाद पूर्ण रूप से कथा वस्तु के स्वरूप के संयोजक और उद्घाटक हैं। इस कहानी का संवाद अंतः वायु स्थितियों को उद्घाटित करती है। वक्ता पात्रों की समग्र मानसिकता को भी पाठकों के सामने सहज स्वाभाविक रूप से उद्घटित करके रख देते हैं। उदाहरण स्वरूप मुन्नी का निम्न संवाद देखें, जहाँ पति द्वारा बची 3 रुपए की पूंजी को वह नहीं देना चाहती। मुन्नी उसके पास से दूर हट जाती है और आंखें तरेरते हुए बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो कौन उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल, न जाने कितना बाकी है, जो किसी तरह चुकने ही नहीं आता है। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई। संवाद कथा को क्रमिक विकास देकर चरमोत्कर्ष एवं चरम परिणति तक पहुँचाने वाले भी हैं। इसके प्रमाण स्वरूप कहानी के अंत में दिए गए संवाद उदाहरण स्वरूप देखें कि मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ तो सोना न पड़ेगा। मनुष्य और बेजुबान पशु के मध्य सरल सहज एवं आत्मीय संवाद भी इस कहानी के महत्वपूर्ण अंग हैं। जब हल्कू अपने जबरू से बात करता है, जिससे कथा के कई पहलू उभर कर सामने आए हैं। खेत में हल्कू किसान और जबरा कुत्ता किस प्रकार आत्मीय संवाद करते हैं। हल्कू कहता है, आज और जाड़ा खा ले। किसे कह रहा? जबरू को। कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा तुझे। जबरा ने अगले पंजे उसके घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। अतः इस कहानी में संवाद कहानी की सफलता का परिचायक है। पोष की रात कहानी की कथा वस्तु। पोष की रात प्रेमचंद की श्रेष्ठतम मानी जाने वाली कहानियों में से एक प्रमुख कहानी है। पोष की रात की कथा वस्तु ग्रामीण प्रवेश में श्रमिक किसान के जीवन की विवस्था से भरपूर कहानी है कि मतलब किसान कितना विवश है, खेती मर मर कर मजदूरी करे और वह ऋण चुकाए, फिर भूखा प्यासा मरे। आर्थिक विषमता को इस कहानी का आधार बिंदु कहा जा सकता है। ग्रामीण समाज में इर्द गिर्द घूमती कथा वस्तु श्रमिक वर्ग की समूची परिस्थितियों को उजागर करती है। अर्थात को उजागर करती कहानी की कथा वस्तु मानव सभ्यता के विषम सत्यों से परिचित करवाने वाली है। दूसरी तरफ ठंड की जकड़न को व्यक्त करते शब्द देखें। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठुठुरते हुए मालूम होते हैं। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठुठुरते मालूम होते हैं। यह रात पछुआ ने न जाने कहाँ से बरख के लिए आ रही। उठो फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। यह खेती का मजा है। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। तकदीर की खूबी है, मजदूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। कहानी में काव्यमय प्रवृत्ति भी देखने को मिलती, जैसे बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और
अंधकार में निर्दयी पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदों टप टप नीचे टपक रही थी। कितना अच्छा वर्णन है। पूस की रात कहानी की भाषा शैली। पूस की रात कहानी सरल और स्वाभाविक साहित्यिक भाषा शैली को संजोए हुए है। साहित्यिक भाषा होते हुए भी इसमें कुछ स्थानीय या आंचलिक कहे जाने वाले शब्दों का समावेश हुआ है। जैसे हार, हार मतलब खेत, सहमत मतलब सहमति देना, ऊख मतलब गन्ना, दोहर लेना अपने शरीर को, टाठ। भाषा शैली ने इस कहानी के व्यंजनों को रंगों से भर दिया। पूस की रात की ठंड में कुत्ते के साथ वार्ता का इतना सुंदर वर्णन हुआ है कि पाठक मुग्ध हो जाता है। वस्तुतः शैली के कारण ही कहानी की मार्मिकता बरकरार रही है। ठंड में जबरा कुत्ते को हल्को द्वारा डांटना कहानी की रोचकता को बनाए रखता है। हल्को ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता था तो घर में पुआल पर लेटा रहे, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओगे ठंड में, खाओ ठंडा ठंड। मैं क्या करूं? जानते थे कि मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को। दूसरी तरफ ठंड की जकड़न को व्यक्त करते शब्दों को देखें। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठुठुरते मालूम होते हैं। यह रात पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही। उठो फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। यह खेती का मजा है। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। तकदीर की खूबी है, मजदूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटें। आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो फिर लेकर हम हाजिर होंगे। अगर आप लोग ने हमारा KVS वाला PGT का वीडियो देखा होगा तो आप लोग के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हैं। उसी तरह आप लोग हमारा जो हम वीडियो बनाते जाएं, आप लोग उसे शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिए। उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। आपको अपने पेपर में देखने को ज़रूर मिलेगा, ऐसा पूरा प्रयास है। धन्यवाद।